रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि एक कंपनी लेते हैं जिसका नाम है ग्रीन लीफ मैन्युफैक्चरिंग को। यहाँ देखिए नाम लिखा गया है ग्रीन लीफ मैन्युफैक्चरिंग को। और कंपनी अपने फाइनल अकाउंट बना रही है। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस बना रही होगी या बैलेंस शीट बना रही होगी। अब दोस्तों कि ये जो इनके जो अकाउंटेंट हैं, इनके सामने दो पेमेंट आए हैं, राइट? और कंफ्यूजन ये है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाए या बैलेंस शीट में जाए, है ना? तो इनके सामने जो इनके जो अकाउंटेंट हैं, वो इनके सामने दो पेमेंट आए हैं। कंफ्यूजन यही है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाए या नहीं तो बैलेंस शीट में जाए, किस में जाए? तो देखिए क्या पेमेंट है, देखिए आप सोचिए तो थोड़ा साथ में समझ में आ जाएगा। तो दो ट्रांजेक्शन है। पहला ट्रांजेक्शन नंबर ए है, इसमें क्या है दोस्तों कि फैक्ट्री मशीन का रूटीन मशीन एंड सर्विस अमाउंट कितना है? 5,000 का। तो फैक्ट्री मशीन का रूटीन मेंटेनेंस एंड सर्विस के लिए 5,000 रुपया इन्होंने पेमेंट किया। अच्छा ये बताइए रूटीन मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? मशीन को नया बनाता है या सिर्फ चलती हुई कंडीशन में रखता है? आपसे आपसे मेरा सवाल है कि यहाँ पे बात की जा रही है रूटीन मेंटेनेंस की, ठीक है? तो रूटीन मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं कि सिर्फ मेंटेन करना, और ऑप्शन नंबर 2 कह रहा हूं कि नया बनाना। बताइए दोस्तों क्या लगता है? तो दोस्तों चैट में लिखिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ए या बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूटीन मेंटेनेंस? तो दोस्तों रूटीन मेंटेनेंस का सिंपल सा मतलब है कि मशीन को स्मूथ चलाना, राइट? जो भी आपका मशीन है इसको क्या चलाना? स्मूथ चलाना, राइट? मशीन की लाइफ या कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एवरीडे टाइप का खर्चा है, राइट? ये जो हमारा रूटीन मेंटेनेंस है, ये क्या है? एक तरह से समझिए कि ये एवरीडे एक्सपेंस है, राइट? तो जो खर्चा तो बेसिकली हर साल आ सकता है, बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है ये खर्चा, एवरीडे एक्सपेंस कर सकते हैं इसको। तो एक गोल्डन रूल आपको मैं बता रहा हूँ, एक गोल्डन रूल याद रखिए। रूल क्या है दोस्तों कि जो खर्चा अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन करता है, राइट? जो खर्चा आपका अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन करे, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो खर्चा अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन करता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे आपका रूटीन मेंटेनेंस हो गया, रोज का खर्चा है मेंटेन करना मशीन को, या नहीं तो मशीन की लाइफ या कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करता है। रूटीन मेंटेनेंस का काम यही है कि हर साल ये आ सकता है, बिजनेस चलाने के लिए बहुत जरूरी है। मशीन को स्मूथ कंडीशन में रखने के लिए रूटीन मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। तो गोल्डन रूल यही समझिए कि जो खर्चा अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, जवाब दीजिएगा कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको शॉर्ट में रेवेक्स लिख रहा हूं, ये कहां पे जाता है जी? ऑप्शन नंबर ए बैलेंस शीट में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। चलिए चैट बॉक्स में ए और बी लिखिए तो बताइए। सवाल यही है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए अब जरा ट्रांजेक्शन बी की बात कर लेते हैं। लेट्स सी द ट्रांजेक्शन नंबर बी। ट्रांजेक्शन नंबर बी में क्या हो रहा है कि नया एफिशिएंसी, न्यू हाई एफिशिएंसी मोटर है, इन्होंने इंस्टॉल किया, है ना? और इंस्टॉलेशन से क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन की क्षमता थी वो 20% बढ़ गई, और मशीन का जो लाइफ है वो 5 साल बढ़ गया। अमाउंट था $15,000, राइट? तो ये केस है। तो वही कह रहा है कि अकाउंटेंट को डिसाइड करना है कि कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा कैपेक्स है, ठीक है? तो ऑप्शन देखिए कह रहा है कि दो ए और बी दोनों जो है ना आपको प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट करना है, क्योंकि दोनों मशीनरी एक्सपेंस से रिलेटेड है। बी ऑप्शन कह रहा है कि नहीं, ट्रांजेक्शन ए को तो बैलेंस शीट में ले जाओ और कैपिटल एक्सपेंस में दिखाओ, जबकि ट्रांजेक्शन बी को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखाओ। सी कह रहा है कि ट्रांजेक्शन ए रेवेन्यू है और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रांजेक्शन बी कैपिटल है उसको बैलेंस शीट में। और डी कह रहा है कि दोनों ट्रांजेक्शन कैपिटल नेचर के हैं और उनको एसेट के रूप में दिखाया जाए बैलेंस शीट में। तो दोस्तों पहले हम लोग ट्रांजेक्शन नंबर बी पे आते हैं। लेट्स मूव टू द ट्रांजेक्शन नंबर बी। बी को देख के क्या लग रहा है दोस्तों? तो बी में क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ सवाल का जवाब दीजिए कि इन्होंने नया हाई एफिशिएंसी मोटर इंस्टॉल किया। हाई एफिशिएंसी मोटर इंस्टॉल करने से प्रोडक्शन कैपेसिटी 20% बढ़ गई, मशीन का लाइफ 5 साल बढ़ गया, अमाउंट था $15,000, राइट? अब ध्यान से सुनिए, मैं 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, एक एक करके यस या नो में जवाब दीजिएगा। पहला सवाल, क्या ये जो खर्चा है
हमारा इंस्टॉलिंग अ न्यू हाई एफिशिएंसी मोटर, राइट। ये जो खर्चा है हमारा एफिशिएंसी मोटर वाला को इंस्टॉल करना, क्या ये खर्चा बार बार होता है? क्या ये खर्चा रिपीटेड होता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो चैट बॉक्स में लिखिए, आपके स्क्रीन पर आपको एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा, तो लिखिए क्या ये खर्चा जो है बार बार होता है? मशीन ये एफिशिएंसी मोटर को बार बार इंस्टॉल किया जाता है? आंसर है नो। अच्छा, क्या मशीन की कैपेसिटी बढ़ रही है? क्या ये खर्चे से मशीन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल बढ़ रही है। साफ साफ लिखा हुआ है 20% प्रोडक्शन बढ़ गई। क्या फ्यूचर में भी फायदा मिलेगा? क्या इसको इंस्टॉल करने से हमें फ्यूचर में एडवांटेज मिलेगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल मिलेगा। तो जब तीन में से दो भी यस आ जाए, समझे, तीन तीन सवाल अपने से पूछिए। कभी भी आपको डिसाइड करना रहे कि कैपिटल है कि रेवेन्यू है, तीन सवाल पूछिए। क्या ये खर्चा बार बार होता है? रिपीटेड एक्सपेंस? पहले बोलेगा नहीं, रिपीटेड एक्सपेंस नहीं है, एक बार का खर्चा है। फिर बोलेगा कि क्या मशीन की कैपेसिटी बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। क्या फ्यूचर में हमें कुछ एडवांटेज मिलेगा इसका? बिल्कुल मिलेगा। जब इन तीनों क्वेश्चन में से कोई भी दो यस आ जाए, समझ जाइए कि वो आपका कैपेक्स है। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों, कैपेक्स का सिंपल सा मतलब होता है ऐसा खर्चा जो एसेट को बेटर बनाए, है ना। कोई भी ऐसा खर्चा जो कि आपके एसेट को, ठीक है, एसेट को बेटर करे, बेटर बनाए, राइट। और या तो बेटर बनाए या स्ट्रांग बनाए, बेटर बनाए, स्ट्रांग बनाए, या ज्यादा कमाने लायक बनाए, राइट। ज्यादा कमाने लायक बनाए। तो इसीलिए ये जो खर्चा होता है इसको आप तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता। इट डज नॉट गोज इनटू पीएल एंड अकाउंट इमीडिएटली, ठीक है। तो क्या करते हैं ऐसे खर्चे को? तो ऐसे खर्चे को हम लोग बैलेंस शीट में प्रॉफिट एसेट के साथ ऐड होता है। बैलेंस शीट में जो हमारा एसेट होता है ना, उसके साथ ही ऐड होता है ऐसा खर्चा। तो आप देखिए ऑप्शन वाइज जरा एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन को देखिए, कह रहा है कि दोनों ए और बी को प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट करना है, बोथ पीएल एंड एन। अरे, दोनों पीएल एंड से कैसे डेबिट होगा? ठीक, गलत है, क्योंकि ट्रांजेक्शन बी तो हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, तो इसको तो नहीं कर सकते। बी ऑप्शन कह रहा है कि ए को बैलेंस शीट में ले जाओ, ये उल्टा लिख दिया है। एक्चुअली यहाँ पे मेंटेनेंस कब से कैपिटल हो गया? देखिए ना, मेंटेनेंस को बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंस। मेंटेनेंस तो हमारा रोज का खर्चा है, राइट। तो इसको कैपिटल एक्सपेंस में नहीं ले सकते। सी नंबर मुझे सही लग रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन ए को ये इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंस कहा है और कह रहा है कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ, बिल्कुल सही है। और ट्रांजैक्शन बी को इन्होंने कैपिटल एक्सपेंस कहा है और ये भी कहा है कि इसे बैलेंस शीट में दिखाओ। एग्जैक्टली, सी नंबर करेक्ट है। और डी में कह रहा है कि दोनों ट्रांजेक्शन कैपिटल नेचर का है। मेंटेनेंस दोस्तों एसिड नहीं होता, तो डी नंबर तो गलत है। तो दोस्तों हमने क्या यहाँ सीखा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको। देखिए, कहीं भी मेंटेनेंस हो या कहीं भी सर्विसिंग हो, ठीक है, ये हमारा रिवेक्स में जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, और ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। फिर कहीं भी आपका क्षमता बढ़ रहा हो, कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा हो, या लाइफ एक्सटेंशन हो रहा हो, फ्यूचर में हमें एडवांटेज देने वाला हो, ठीक है, तो वो हमारा कैपेक्स में जाता है, कैपेक्स का पार्ट है, और ये हमारे बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक है। तो जब भी कंफ्यूज हो तो ये सवाल पूछिए, फ्यूचर बेनिफिट है या नहीं है। यदि फ्यूचर बेनिफिट है तो कैपेक्स, नहीं है तो रेवेक्स। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, और भी एक एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी हम लोग क्लियरली समझ लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर। तो यहाँ पे दोस्तों ये केस स्टडी थोड़ा सा इंटेलिजेंट अकाउंटिंग सिखाता है। कैपिटल और रिवेक्स का डिफरेंस तो सबको पता होता है, लेकिन मेटेरियलिटी कंसेप्ट लगाना बहुत कम लोगों को आता है। आइए समझते हैं। तो दोस्तों कंपनी का नाम इन्होंने दे रखा है एपेक्स सॉल्यूशन लिमिटेड। क्या नाम है जी? एपेक्स सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी का नाम है, राइट। और एक लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी है, साफ साफ लिखा है कि इट इज एन लार्ज एमएनसीज। अब दोस्तों इनका एनुअल टर्नओवर दे रखा है $500 मिलियन। अच्छी बात है, मतलब कंपनी के लिए $500 मिलियन छोटा लगता है ना। इनका एनुअल टर्नओवर है $500 मिलियन, तो कंपनी को $500 मिलियन छोटा लगता है, और $5000 भी कुछ खास नहीं है। कंटेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब जरा आइटम ए को देखिए। आइटम ए क्या है? लेजर प्रिंटर। तो ये जो लेजर प्रिंटर है इसका दाम इन्होंने लिखा है $12000, ठीक है। इसका कॉस्ट है $12000 और इसका जो लाइफ है वो 5 साल का है। अच्छा ये बताइए दोस्तों, लेजर प्रिंटर 1 साल चलेगा या कई साल चलेगा? आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि लेजर प्रिंटर जो है एक साल चलेगा? यदि आपको लगता है 1 साल चलेगा, ऑप्शन नंबर ए 1 साल, 1 ईयर, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी मेनी ईयर। बताइए तो, लेजर प्रिंटर मेनी ईयर चलेगा या 1 ईयर चलेगा?
दोस्तों सही जवाब है मेनी ईयर चलेगा, राइट, मेनी ईयर चलेगा। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कर रहा है आइटम नंबर बी, स्टेपलर्स। यहाँ देखिए लिखा है ना, स्टेपलर्स 50 ऑफिस स्टेपलर्स एंड वेस्ट बिन कॉस्टिंग $400। ठीक है, अब ये बताइए कि स्टेपलर और डस्टबिन एक साल से ज्यादा चल सकता है क्या? बिल्कुल चल सकता है, एक साल से ज्यादा चल सकता है ये। चलिए उसके बाद दोस्तों थर्ड केस में आइए कि मशीन मंथली परचेज ऑफ प्रिंटर इंक एंड पेपर कॉस्टिंग $1,500 फॉर जनरल ऑफिस यूज, राइट। ये आइटम नंबर सी है। ये मंथली रेकरिंग है, हर एक महीना खरीदना पड़ता है, कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो ये खर्चा रिपीट होता है, हाँ रिपीट होता है। फ्यूचर तक रहता है, नहीं रहता है। एसेट बनता है, नहीं बनता है। चलिए, तो अब देखिए सवाल वही कर रहा है कि जूनियर अकाउंटेंट को जानना है कि कौन किस में आएगा, तो वही कर रहा है कि आपको नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर को देखते हुए बताना है। जैसे ऑप्शन दिया हुआ है कि ए और बी को एसेट के रूप में कैपिटलाइज करो और सी को एक्सपेंस के रूप में। बी कह रहा है कि नहीं, ए को कैपिटलाइज करो, बी और सी को एक्सपेंस करो। सी कह रहा है कि तीनों को एक्सपेंस करो, और डी कह रहा है कि ए सी को कैपिटलाइज करो, बी को एक्सपेंस करो। बहुत अच्छा सवाल है। पहले हम लोग आइटम ए से स्टार्ट करते हैं। तो बोलिए आइटम ए में क्या था हमारा? आइटम ए में हमारा दोस्तों प्रिंटर है, $12,000 का खर्चा है। अभी हमने देखा कि प्रिंटर का जो फायदा होगा कई सालों तक होगा। अब ये प्रिंटर एक्सपेंसिव है, $12,000 दाम है इसका। ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव तो है, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, राइट। ये आपको क्या दे रहा है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। तो एकदम कहा जाए तो ये एवरीडे तो खत्म नहीं हो, सब दिन तो खत्म नहीं हो रहा है ना, लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट दे रहा है। तो ये किसका डेफिनेशन मैच करता है जी? ये क्लियरली आप देख सकते हैं, इट इज मैचिंग द डेफिनेशन ऑफ कैपेक्स। इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये का ट्रीटमेंट कहाँ पे जाएगा? ये बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट के अंदर शो होगा। इसको आप एसेट के अंदर शो करेंगे और इस पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा, समझे। एसेट के अंदर शो कीजिए और डेप्रिसिएशन तो लगाइए ही लगाइए। समझ में आया दोस्तों? चलिए, ये आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जरा सेकंड केस में आते हैं, लेट्स मूव टू द सेकंड केस। सेकंड केस है हमारा आइटम नंबर बी, जो कि स्टेपलर्स और वेस्टबिन की बात हो रही है। सो आइटम नंबर बी आप देख सकते हैं, स्टेपलर और वेस्टबिन की बात हो रही है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? तो इसमें 50 स्टेपलर है, खर्चा है $400, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। चलिए पहला लॉजिकल क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेपलर्स एंड डस्टबिन। ठीक है, तो ये एक साल से ज्यादा चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, एक साल से ज्यादा चल सकता है। फिर कैपिटल क्यों नहीं बनाते इसको? तो दोस्तों यहां से मेटेरियलिटी कंसेप्ट स्टार्ट होता है, जो मैं आपको बोला था ना, मेटेरियलिटी कंसेप्ट। इसको कैपिटल क्यों नहीं बनाते? क्योंकि एक साल से तो ज्यादा चल सकता है। जैसे हमने प्रिंटर को देखा, एक साल से ज्यादा चल सकता है और बार बार जो है लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। तो स्टेपलर डस्टबिन को क्यों नहीं बना देते क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो मेटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि देखो, मेटेरियलिटी का मतलब यही है कि क्या ये अमाउंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अलग से एसेट बना के 5 साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें? समझिए ध्यान से, क्या ये जो अमाउंट है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अलग से हम इसको एसेट बना के और 5 साल के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें? सोचिए, जैसे यहाँ पे देखिए $500 मिलियन, ये देखिए $500 मिलियन जो है कंपनी का क्या है? टर्नओवर है। $500 मिलियन कंपनी के लिए $400 मिलियन इंपॉर्टेंट है या नेग्लिजिबल है? बताइए, क्या लगता है जी? $500 मिलियन कंपनी टर्नओवर, इसीलिए टर्नओवर दिया गया है मेटेरियलिटी कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए। $500 मिलियन का कंपनी का एनुअल टर्नओवर है, तो उसके लिए $400 मिलियन क्या है? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन दे रहा हूं इंपॉर्टेंट है, राइट, और दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं कि नेग्लिजिबल है। क्या लगता है? $500 मिलियन कंपनी के लिए $400 मिलियन इंपॉर्टेंट है या नेग्लिजिबल है? चैट में लिखिए। ऑब्वियसली नेग्लिजिबल है, राइट। अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ रूल फॉलो करना नहीं होता, प्रैक्टिकली सोचना भी होता है, राइट। इसीलिए छोटी छोटी चीजें, एक्चुअली ये 400 तो अप्रिसिएबल है, लेकिन $4 होना चाहिए। गलत, यहाँ पे कुछ गलती है, इसको $4 मान के चलिए। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को एसेट बना के बैलेंस शीट को बेकार कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जाता। ठीक है, तो एक्चुअली इसको मैं क्वेश्चन चेंज कर दिया हूँ, उसको मात्र $4 लिखा हूँ, 400 नहीं लिखा हूँ। 400 तो अप्रिसिएबल है, $4 बहुत कम है, राइट। तो प्रैक्टिकल सोचना भी होता है, इसीलिए छोटी छोटी चीजों को एसेट बना के बैलेंस शीट को बेकार कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाता। इसीलिए हम लोग आइटम बी को भी क्या मानेंगे? रेवेक्स ही मानेंगे। अच्छा, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। पहला वाला कैपेक्स था तो हमारा बैलेंस शीट में गया एसेट के फॉर्म में। तीसरा केस को देखिए, इनका जो है ना मंथली रेकरिंग है, कंज्यूम हो जाता है। अब इंटरेक्टिव रैपिड फायर, तीसरा केस में देखिए क्या कंज्यूम हो रहा है जी? प्रिंटर और इंक, $1,500 खर्चा हो रहा है। ठीक है, अब आप सवाल का जवाब दीजिए। मंथली क्या ये खर्चा रिपीट हो रहा है? पहला सवाल, क्या ये खर्चा रिपीट हो रहा है? हाँ जी, रिपीट हो रहा है।
क्या फ्यूचर तक रहता है? नहीं जी, फ्यूचर तक नहीं रहता है। एसेट बनता है? तो आंसर है नहीं बनता है। तो ये यदि इनमें से क्या मतलब है? इसका मतलब कि तीनों नो आ रहा है, ठीक है ना, 2 नो आ रहा है, इसका मतलब कि ये रेवेक्स हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंचर हो गया। और रेवेक्स कहाँ जाता है जी? प्रॉफिट। हमको हमेशा यही सवाल पूछना है, क्या वो फ्यूचर वो रिपीट हो रहा है? क्या वो फ्यूचर में फ्यूचर तक रहता है? क्या वो एसेट बनता है? ये सब यदि सवाल मिले यस यस यस, 3 में से 2 में यस मिल जाए तो कैपेक्स हो जाएगा, 2 में नो मिल जाए तो रेवेक्स हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन वाइज एलिमिनेट करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ए कह रहा है कि ए और बी को कैपिटलाइज करो एसेट में, सी को एक्सपेंस करो। तो दोस्तों ये देखिए, स्टेपलर को एसेट बनाया है इन्होंने, बी को भी करा है ना कैपिटलाइज करो, ये गलत है। फिर बी को देखिए, बी में करा है कि ए को कैपिटलाइज करो, यस ये मुझे सही लग रहा है, बी सही है। जैसे प्रिंटर है तो वो कैपिटल है, बाकी स्टेपलर मैटेरियलिटी के बेसिस पे रेवेन्यू है, और इंक और पेपर तो रेवेन्यू है ही है। सी कर रहा है कि नहीं तीनों को एक्सपेंस करो, ये गलत है। कैपिटल आइटम को हम कैसे एक्सपेंस कर दें, एक्सपेंस बना दें। और डी कर रहा है कि इंक और पेपर कब से एसेट हो गए। तो दोस्तों एग्जाम में याद रखिएगा, सबसे पहले तो आप नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर देखिए, क्या ये रिपीटेड वाला एक्सपेंडिचर है, ठीक है। फिर आप देखिए क्या कि साइज ऑफ कंपनी, कंपनी का साइज देखिए, और फिर मेटेरियलिटी कंसेप्ट बनाइए। यदि बड़ी कंपनी है और छोटी सी एसेट है तो उसको एक्सपेंस ही लिया जाता है, समझे। तो हमने मेटेरियलिटी कंसेप्ट समझ लिया। यहाँ पे आपके बुक में मेटेरियलिटी अकाउंटिंग को प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बनाता है। मेटेरियलिटी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये जो मेटेरियलिटी कंसेप्ट है ना, ये अकाउंटिंग को बहुत ही प्रैक्टिकल बनाता है। तो दोस्तों आपके बुक में तो इन्होंने केवल मेटेरियलिटी कंसेप्ट लिख दिया, लेकिन आपके सामने जो मैं केस स्टडी प्रोवाइड किया हूं अभी, इससे आपको एकदम कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम फुल्ली फ्लेजेड तरीके से चल रहा है। आप भी यदि इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर विशेष जानकारी के लिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। यहाँ बात हो रही है स्पार्क डिजिटल प्रिंटिंग वर्क। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो हम एक एग्जाम फेवरेट लॉजिक डिस्कस करेंगे, एक्सपेंडिचर बिजनेस को सिर्फ चलाता है या बिजनेस को ग्रो करता है। इसी लाइन से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए केस है स्पार्क डिजिटल प्रिंटिंग वर्क का। अब केस क्या है दोस्तों कि इनका कॉमर्शियल प्रिंटिंग मशीन है, लिखा गया है। अच्छा, मेन मशीन है वो प्रिंटिंग मशीन है इनका। चलिए, ऑनर मिस्टर खन्ना ने नए फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही 2 प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च किया। इनके जो ऑनर है मिस्टर खन्ना, इन्होंने 2 सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डिसीजन लिए, 2 प्रोजेक्ट पे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही 2 प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च किया। एक तो इनका था प्रोजेक्ट अल्फा, प्रोजेक्ट अल्फा था एडवर्टाइजिंग कैंपेन, राइट। तो इन्होंने क्या किया कि $2000 जो है इनका लोकल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था, ठीक है, लोकल एडवर्टाइजिंग कैंपेन था $2000 का, ठीक है। सिर्फ एक मशीन का बैक टू बैक स्कूल ऑफर, क्या था, एक बैक टू बैक बैक टू स्कूल ऑफर, और सिर्फ एक मशीन का, ओनली वन मशीन, ठीक है। अच्छा, अब प्रोजेक्ट बीटा में क्या किया इन्होंने, प्रोजेक्ट बीटा में इनको खर्चा आया $12000 का। किस चीज में खर्चा आया जी, फर्म और हार्डवेयर को अपग्रेड करने में। इससे क्या हुआ कि स्पीड, प्रिंटर का स्पीड 50% बढ़ गया और बेनिफिट 4 साल तक मिला। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो कोर कंसेप्ट है वो है अर्निंग कैपेसिटी पे, राइट। तो अब यहाँ पे सवाल ये कर रहा है कि मिस्टर खन्ना नीड्स टू क्लासिफाई दिस एक्सपेंडिचर करेक्टली टू इंश्योर द मैचिंग प्रिंसिपल। तो सवाल ये कर रहा है कि इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पे ये बताइए कि प्रोजेक्ट बीटा को कैसे क्लासिफाई करें, एज रेवेक्स, एज कैपेक्स, एज रेवेक्स, एज कैपेक्स। 4 ऑप्शन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट अल्फा की बात करते हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट नंबर अल्फा। तो दोस्तों अल्फा में क्या है कि $2000 का लोकल एडवर्टाइजिंग कंपेन है, ठीक है, लिखा गया ना, $2000 का लोकल एडवर्टाइजिंग कंपेन है, वनली वनली वन मशीन, और बैक टू बैक इस बैक टू स्कूल ऑफर। तो एडवर्टाइजिंग का फायदा क्या होता है दोस्तों, ये बताइए, एडवर्टाइजिंग का फायदा शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म होता है, जल्दी बताइए तो, कैसा फायदा होता है एडवर्टाइजिंग का, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो इसका सही जवाब है शॉर्ट टर्म होता है, राइट। अब मैं आपको गेम चेंजर प्रोजेक्ट दिखाता हूं। इसके बारे में हम लोग ए के बारे में अल्फा के बारे में बाद में बात करेंगे, जरा बीटा पे आइए क्योंकि क्वेश्चन बीटा से मिलता जुलता है। तो दोस्तों यहाँ पे खर्चा हुआ $12000 का फर्मवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड में। अब बताइए कि मैं एक एग्जाम लाइन बोल रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, अगर कोई खर्चा बिजनेस की अर्निंग पावर बढ़ा देता है, अगर कोई खर्चा बिजनेस का जो अर्निंग पावर है
वो बढ़ा देता है, ठीक है, तो वो कैपेक्स होता है। क्या होता है? कैपेक्स। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसे आप ना एलिमिनेट कर सकते हैं, कैपिटल है कि फिगर आउट कर सकते हैं, कैपिटल है कि आपका रेवेन्यू है। अब जरा देखिए कि मशीन को जो हमने अपग्रेड किया, ठीक है, बीटा में, तो मशीन को जो अपग्रेड किया, अपग्रेड के बाद ज्यादा काम करेगी या सेम सेम काम करेगी? आपने मशीन को अपग्रेड कर दिया, ठीक है, तो अपग्रेड के बाद जो है मोर वर्क इट विल डू और सेम वर्क इट विल डू। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स मोर और सेम। चैट बॉक्स का प्रयोग करें और अपना रिस्पॉन्स टाइप करें। क्या दी? ज्यादा काम करके देगी या सेम काम करके देगी? तो इसका सही जवाब है ज्यादा काम करके देगी, क्योंकि आपने मशीन को अपग्रेड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये सिर्फ मशीन को चलाने के लिए है या मशीन को बेटर बनाने के लिए? हम बीटा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, क्या मशीन को चलाने के लिए है या मशीन को बेटर बनाने के लिए? बेटर और मेंटेन। तो दोस्तों ये जो खर्चा हुआ है, इसका सही जवाब है बेटर करने के लिए, मशीन को बेटर बनाने के लिए। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि बेनिफिट इस साल मिलेगा या फ्यूचर के सालों तक मिलेगा? ठीक है, जो बेनिफिट मिल रहा है वो केवल इस साल मिलेगा या फ्यूचर ईयर में मिलेगा? बताइए, 3 सवाल पूछिए हमेशा, इसका सही जवाब है फ्यूचर ईयर में मिलेगा। तो अब इन तीनों, अब ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए यहां से कि देखो स्पीड बढ़ रही है, कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट आ रहा है। मतलब ये खर्चा जो है रूटीन खर्चा नहीं है, मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है। ये खर्चा क्या है जी? ये जो खर्चा है ये इंप्रूवमेंट का खर्चा है, राइट। तो दोस्तों अब हम लोग एमसीक्यू के ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखते हैं, स्मार्ट मेथड है हमारा। तो मैंने क्या बताया कि कोई भी ऐसा खर्चा जो बिजनेस की अर्निंग पोजीशन को बढ़ा रही है तो कैपेक्स में जाता है। तो चलिए दोस्तों वापस आइए इस क्वेश्चन में। बताइए, ऑप्शन ए कह रहा है कि नहीं, बीटा को आप रेवेक्स में डालो क्योंकि एग्जिस्टिंग मशीनरी और बिजनेस से रिलेटेड है। बी कर रहा है कि नहीं, कैपेक्स में डालो क्योंकि ये अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस का बढ़ा रहा है। सी कर रहा है नहीं, रेवेक्स में डालो क्योंकि देखिए बीटा की बात हो रही है, बिकॉज द अपग्रेड वाज परफॉर्म्ड ऑन एन ओल्डर मशीन। और डी कर रहा है कैपेक्स में डालो। पहले ऑप्शन नंबर ए को देखिए। अब ए नंबर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एग्जिस्टिंग मशीन पे खर्चा हो, ये लॉजिक काम ही नहीं करता है ना। फिर दोस्तों बी कह रहा है कि अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस का बढ़ा रहा है, एग्जैक्टली बी नंबर करेक्ट है। सी कह रहा है कि नहीं, ओल्ड मशीन अपग्रेड जो किया हुआ था ना, ओल्ड मशीन पे किया था। ओल्ड मशीन होने से नेचर चेंज नहीं होता दोस्तों, सी भी गलत है। और डी कह रहा है दोस्तों कैपेक्स डालो क्योंकि वनली इफ द अपग्रेड वाज पेड इन कैश। तो कैश क्रेडिट का कोई रोल नहीं होता, कैपेक्स नहीं होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हमने क्या सीखा यहाँ से? व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस डिस्कशन इज दैट कि जो बीटा है ये हमारा कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये बैलेंस शीट में शो होगा। और इसका जो डेप्रिसिएशन है ओवर 4 ईयर्स, राइट। तो गोल्डन रूल याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में ये 5 शब्द याद रखिए। देखिए, इंक्रीज, इंप्रूव, एक्सपेंड, एक्सटेंड, राइट, अपग्रेड। सुनिए ध्यान से, मैं बता रहा हूं, यदि इंक्रीज दिखे, इंप्रूव दिखे, एक्सपेंड दिखे, एक्सटेंड दिखे, अपग्रेड दिखे, ये 5 शब्द यदि दिखे तो डायरेक्ट उसको कैपेक्स बना दीजिए। समझे? ये हिंट है। देखिए इसको 1 मिनट का गोल्डन रिकैप बता रहा हूं आपको, बहुत काम देगा ये एफएम में। समझे? तो अगर आपने बिना रोट लर्निंग के सिर्फ लॉजिक का आंसर निकाला तो बिल्कुल लॉजिक आपका क्लियर है दोस्तों, और यही लॉजिक मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कैपेक्स है या रेवेक्स है? चलिए अब दोस्तों अल्फा की बात कर लेते हैं। अभी मैंने अल्फा के बारे में बताया था आपको, प्रोजेक्ट अल्फा के बारे में। अब देखिए सवाल ये कर रहा है कि एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन स्कोरिंग लॉजिक आता है एग्जाम में, बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेंडिचर। मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये लॉजिक क्लियर हो गया ना तो एडवर्टाइजिंग का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों एडवर्टाइजिंग का क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। चैट में यस लिखिए यदि आप रेडी हैं तो। देखिए प्रोजेक्ट अल्फा क्या कर रहा है, जरा अल्फा पे आ जाइए। तो प्रोजेक्ट अल्फा क्या कर रहा है दोस्तों कि $2000 का, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे, हाँ, $2000 का इनका लोकल एडवर्टाइजिंग कैंपेन है। बैक टू स्कूल ऑफर है, सिर्फ 1 मंथ के लिए है। अब बताइए इसका बेनिफिट जो है परमानेंट है या टेम्पोररी है? बताइए, सब सिंपल सवाल है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन की बात कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, वेदर बेनिफिट विल बी परमानेंट और बेनिफिट विल बी टेम्पोररी। सोच समझ के बताइएगा। ये जो हमारा एडवर्टाइजिंग कैंपेन है $2000 का, बैक टू स्कूल डिस्काउंट मॉडल है, क्या इसका बेनिफिट परमानेंट है या टेम्पोररी है? ऐसा सोचिए तो। हाँ दोस्तों सही सोच रहे हैं आप, इसका बेनिफिट टेम्पोररी है। तो दोस्तों जब भी हमारा बेनिफिट होता है, अब एक एग्जाम पॉइंट सुनिए, यदि मान लीजिए बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेंडिचर,
यदि मान लीजिए बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेंडिचर यदि वो शॉर्ट ड्यूरेशन का हो, यदि बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेंडिचर शॉर्ट ड्यूरेशन का हो और केवल करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड हो, करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेवेक्स, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझे? तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, यदि आपका एक्सपेंडिचर से जो बेनिफिट है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का है, करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए है, तो उसका क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जरा देखिए इस पार्टिकुलर केस में जो आपका एड्स है, इसका जो बेनिफिट है दोस्तों, ये इसी साल मिलेगा ना जी? तो यस, बिल्कुल इसी साल मिलेगा। अगले अगले 10 साल तक डायरेक्टली मिलेगा नहीं, मिलेगा डायरेक्टली आपको। तो अब जरा देखिए एडवर्टाइजिंग का पर्पस क्या होता है, इस मंथ के सेल को बढ़ाना, यही ना होता है जी, या इस क्वार्टर के रेवेन्यू को बढ़ाना, यही फायदा होता है एडवर्टाइजिंग का। इसीलिए इस ये प्रिंसिपल कहता है कि जो करंट पीरियड का जो खर्चा है, करंट पीरियड का जो एक्सपेंस है, वो करंट पीरियड के रेवेन्यू के साथ मैच करो। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या बोलता है कि जो करंट पीरियड का जो एक्सपेंस है ना, इसको मैच करो करंट पीरियड के रेवेन्यू के साथ, एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ मैच करो, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल। समझे? ये बुक में लिखा गया है मैचिंग प्रिंसिपल, और यही कंसेप्ट है यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, जहां पे वापस आ जाइए क्वेश्चन पे। सवाल ये कर रहा है कि क्यों प्रोजेक्ट अल्फा को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने, तो ऑप्शन नंबर ए कर रहा है बिकॉज द बेनिफिट इज ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड रिलेट ओनली टू द करंट पीरियड। एग्जैक्टली, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन बेनिफिट है तो रेवेन्यू में आ जाएगा। बी कह रहा है कि बिकॉज एडवर्टाइजिंग इज ऑलवेज कंसिडर्ड कैपिटल एसेट। नहीं दोस्तों, एडवर्टाइजिंग कब से कैपिटल एसेट हो गया, गलत है। सी कह रहा है कि अमाउंट जो $2000 स्पेंड किया ये बहुत ज्यादा है कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर करने के लिए। देखिए अमाउंट का कैपिटल रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं होता, राइट। बिग या स्मॉल नेचर डिसाइड करता है। डी कह रहा है कि बिकॉज द एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड टू इंक्रीज द लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू। अब सोचिए कि 10 साल का बेनिफिट होता तो कैपेक्स होता ना, लेकिन यहाँ तो बेनिफिट मात्र 1 महीने का है, तो काहे का कैपेक्स। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों एग्जाम में याद रखिएगा की पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, याद रखने वाली बात यह है दोस्तों कि यदि हमारा शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है दोस्तों, यदि हमारा शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है तो उसको रेवेक्स में डाल दीजिए, और यदि आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है तो उसको डाल दीजिए आप कैपेक्स में। समझे? तो प्लीज याद रखिएगा। तो एडवर्टीजमेंट रूल क्या है, स्पेसिफिक पीरियड है, सीजनल एड है, तो रेवेन्यू में जाएगा। समझ में आया दोस्तों ये जो कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूं। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी हैव, टेक स्ट्रीम सॉल्यूशन। देखिए मजा आ रहा है ना दोस्तों, कैसे कैपेक्स डिसाइड करेंगे, कैसे रेवेक्स डिसाइड करेंगे, सभी में हम लोग नए नए रूल्स को देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ चेकलिस्ट है आपके पास जिसे आप डिसाइड करते हैं, राइट। चलिए अगला सवाल है, बेसिकली ये सिर्फ कैपिटल या रेवेन्यू का नहीं, IND-AS भेदभाव भी टेस्ट होता है। चलिए तैयार तैयार हैं आप लोग सुनने के लिए क्वेश्चन को। देखिए कंपनी का नाम है टेक स्ट्रीम सॉल्यूशन। कंपनी का नाम क्या है जी? टेक स्ट्रीम सॉल्यूशन। सॉफ्टवेयर फर्म है, देखिए लिखा है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म है। बिजनेस एक्सपेंड हो रही है, राइट। इस ईयर 4 टाइप के खर्चे हुए, 4 तरह के खर्चे हुए। क्या क्या खर्चा हुआ जी? पहला तो सर्वर इन्होंने खरीदा, सर्वर खरीदा है $50,000 में, हाई एंड सर्वर खरीदा है, ठीक है, फिजिकल एसेट है, और इसका यूज जो है ना 8 साल तक होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद इन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर लाइसेंस लिया, ठीक है। इसमें देखिए परमानेंट लाइसेंस है, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, और फिजिकल फॉर्म नहीं है, नो फिजिकल फॉर्म। बेनिफिट काफी काफी सालों तक होगा। फिर उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा किया, $10,000 खर्चा किया। फिजिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोरिंग द फिजिबिलिटी, और सक्सेस अनसर्टेन है, क्लियर ही नहीं है कि ऐप टेक्निकली कमर्शियली सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। और लास्ट में दोस्तों आइटम 4 है रिपेयर वर्क। आइटम 4 क्या है दोस्तों? रिपेयर वर्क। रिपेयर वर्क कितने का किया इन्होंने? $2,000 का, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि कूलिंग फैन को रिपेयर किया, लिखा है ना कूलिंग फैन रिपेयरिंग। सर्वर रूम परफॉर्मेंस मेंटेन किया, राइट, टू मेंटेन द करंट परफॉर्मेंस। तो दोस्तों यहाँ पे 4 केसेस हैं, आपसे वही पूछ रहा है कि आपको कैपेक्स और रेवेक्स का डेफिनेशन बता के बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि नहीं चारों के चारों आइटम जो है कैपेक्स है। दूसरा कह रहा है कि नहीं सर्वर परचेज ही कैपेक्स है, क्योंकि IND-AS केवल टेंजिबल फिजिकल आइटम को ही रिकॉग्नाइज करता है। सी कह रहा है कि नहीं देखो सर्वर परचेज और सॉफ्टवेयर लाइसेंस ही कैपेक्स है, जबकि R&D एंड रिपेयर वर्क रेवेक्स है। और डी कह रहा है कि नहीं देखो सर्वर परचेज रिपेयर वर्क कैपेक्स है और सॉफ्टवेयर लाइसेंस रेवेक्स है। आइए
एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग आइटम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आइटम नंबर 1 में हमने क्या किया था कि सर्वर परचेज किया था। तो दोस्तों सर्वर परचेज में क्या है कि देखो हाई एंड सर्वर है, फिजिकल एसेट है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सर्वर परचेज में हाई एंड है, ठीक है। ये लिखा है कि फिजिकल एसेट है, और फिर ये भी लिखा है कि इसका जो यूज है वो 8 साल तक होगा। अब बताइए, सिर्फ फिजिकल चीज है? सिर्फ फिजिकल, कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, केवल सिर्फ फिजिकल चीज है, यस या नो? तो इसका आंसर है दोस्तों यस। 1 साल से ज्यादा चलेगा, मोर देन 1 ईयर, इसका भी आंसर है यस। अब IND-AS 16 जरा सुन लीजिए, क्योंकि आपको उसका भी क्वेश्चन IND-AS 16 का भी कंसेप्ट अप्लाई करना है। हमने IND-AS पहले यूनिट में पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल कर लिया जाए तो सोने पे सुहागा होगा। तो IND-AS क्या बोलता है 16, ये बोलता है कि दोस्तों किस पे लगता है जी, पहले ये बताइए तो, टेंजिबल पे लगता है या या फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट पे लगता है, राइट। आपको पता ही है कि IND-AS जो है किस पे लगता है, टेंजिबल फिक्स एसेट पे लगेगा। तो सर्वर दिखता है हमें, टच कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म यूज है, तो दोस्तों डायरेक्ट इसको कैपेक्स कर दीजिए, कैपेक्स कर दीजिए, समझे। IND-AS 16 किस पे लगता है, टेंजिबल फिक्स एसेट पे। तो सर्वर है, आपको बिल्कुल दिखेगा, राइट। दिस द टेंजिबल थिंग, टेंजिबल मतलब जो दिखता हो, जिसको टच कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म यूज है, 8 साल तक यूज है इसका, तो इसको कैपेक्स डाल दीजिए। तो दोस्तों इस कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, और IND-AS 16 डेप्रिसिएशन लगेगा ओवर द यूजफुल लाइफ, इसको डेप्रिसिएट किया जाएगा। अब जरा आइटम नंबर 2 की बात कर लें। आइटम नंबर 2 है हमारा सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ठीक है, परमानेंट लाइसेंस है जी। अगर आइटम नंबर 2 की बात कर लेते हैं, क्या है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, परमानेंट है, ठीक है, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, बेनिफिट काफी सालों तक होगा। अब सोचिए कि एसेट होने के लिए फिजिकल होना जरूरी है क्या, बताइए तो, क्या ये जरूरी है? एसेट तभी होगा जब वो फिजिकल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बताइए तो, एसेट को फिजिकल होना जरूरी है क्या? यस या नो में जवाब दीजिए। सही जवाब है नो। अब इसमें आता है दूसरा IND-AS का कंसेप्ट, जिसको मैं बोलता हूं IND-AS 38। अब सुनिए क्या बोलता है ये गोल्ड कंसेप्ट है। ये कहता है कि देखो, हमारे जो इंटेंजिबल एसेट हैं ये भी कैपिटल हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका केवल टेंजिबल ही कैपिटल हो। एग्जाम्पल के तौर पर बोलता है, जैसे सॉफ्टवेयर को ले लो, सॉफ्टवेयर कैपिटल एसेट है। जैसे तुम पेटेंट को ले लो, जैसे तुम लाइसेंस को ले लो, जैसे तुम कॉपीराइट को ले लो, ये सब के सब इंटेंजिबल है। ये अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, सॉफ्टवेयर हमारा परमानेंट है, ठीक है। देखिए लिखा है ना, सॉफ्टवेयर परमानेंट है, परमानेंट लाइसेंस मिला है, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है, बिजनेस को फ्यूचर बेनिफिट देगा। अरे तो दोस्तों सोचना किस बात का है, IND-AS 38 अप्लाई कीजिए, सीधा इसको कैपेक्स बोल दीजिए। पहला वाला भी कैपेक्स है और दूसरा वाला भी कैपेक्स है, समझे। तो ये कैपेक्स हो गया। अब समझ में आया IND-AS 16 कहाँ लगता है, 38 कहाँ लगता है। 16 टेंजिबल फिक्स एसेट पे लगता है और 38 लगता है इंटेंजिबल एसेट पे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। आइटम नंबर 3 पे आ जाइए, जो कि है R&D, रिसर्च फेज वाला बात है। अब ये फिजिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, सक्सेस होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं है। अब आप बताइए, यहाँ पे तीसरा जो कंसेप्ट है वो है रिसर्च फेज में। क्या है दोस्तों, रिसर्च फेज में। बताइए दोस्तों, रिसर्च फेज में फ्यूचर बेनिफिट गारंटेड होता है, बताइए तो। रिसर्च फेज में हमारा जो फ्यूचर बेनिफिट है, क्या ये गारंटेड होता है, कि हमें गारंटी है कि फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, यस या नो? तो आंसर है नो, कोई गारंटी नहीं होता। तो यहाँ पे IND-AS 38 का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, थोड़ा सुन लीजिए। क्या बोलता है कि देखो, रिसर्च फेज का कॉस्ट ना हमेशा एक्सपेंस के रूप में लो, हमेशा खर्चा के रूप में लो, क्योंकि आउटकम अनसर्टेन है, फ्यूचर बेनिफिट प्रोबेबल नहीं है, और एसेट डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। चाहे फ्यूचर में ऐप बने या ना बने, रिसर्च फेज वाला जो खर्चा होगा ना, उसको रेवेक्स ही लेना है, रेवेन्यू ही लेना है। और आइटम नंबर, तो ये हमारा रेवेन्यू हो गया। और आइटम नंबर 4 है रिपेयर वर्क। अब सोचिए, कूलिंग फैन को रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है, सर्वर रूम परफॉर्मेंस क्या होगा, और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो रिपेयर का काम कैपेसिटी बढ़ाती है या सिर्फ मेंटेन करती है? कैपेसिटी नहीं बढ़ाती, मेंटेन करती है। तो जो खर्चा एसेट को सेम कंडीशन में रखे, एसेट को बेटर ना बनाए, तो रेवेन्यू वाला हो जाएगा। एसेट को बेटर तो नहीं बना रहा है जी, बस उसको सेम कंडीशन में रख रहा है, बस यही चीज कर रहा है। तो दोस्तों अब ऑप्शन वाइज एलिमिनेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है कि सारे के सारे आइटम कैपेक्स है। नहीं जी, ये गलत है। नेचर और IND-AS तो आपने इग्नोर ही कर दिया। बी कह रहा है कि सिर्फ सर्वर परचेज कैपेक्स है, बिकॉज IND-AS ओनली रिकॉग्नाइज टेंजिबल फिक्स एसेट। नो नो नो, दिस इज रॉन्ग। सिर्फ टेंजिबल गलत है, IND-AS 38 को आप भूल गए क्या?
सी कह रहा है कि देखो सर्वर परचेज सॉफ्टवेयर लाइसेंस कैपेक्स है और R&D रिसर्च रिपेयर वर्क रेवेक्स है। एग्जैक्टली सर्वर जो है कैपिटल है IND-AS 16 के अनुसार, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो भी कैपिटल है IND-AS 38 के अनुसार, रिपेयर है रेवेन्यू है। डी कह रहा है कि सर्वर परचेज एंड रेवेन्यू आर कैपेक्स अंडर IND-AS 16 वाइल सॉफ्टवेयर लाइसेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अरे ये तो गलत है, रिपेयर कब से कैपिटल होने लगा। तो दोस्तों एग्जाम के लिए ये 4 गोल्डन रूल याद रखिएगा। देखिए जो क्वेश्चन से सीखते हैं ना हम लोग वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी क्वेश्चन है बहुत कुछ सिखाता है दोस्तों। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि देखो यदि टेंजिबल कोई चीज हो, ठीक है, और प्लस लॉन्ग टर्म हो, टेंजिबल हो प्लस लॉन्ग टर्म हो, तो वहां पे सीधा IND-AS 16 लगा दो और उसको कैपिटल बोल दो। यदि मान लो कि इनटेंजिबल कोई चीज हो प्लस मान लो लॉन्ग टर्म हो, इनटेंजिबल प्लस लॉन्ग टर्म, तो वहां पे तुम सीधा IND-AS 38 लगा दो और उसको कैपिटल बोल दो, ठीक है। रिसर्च फेज हो कुछ तो वो हमेशा रेवेन्यू होता है, ठीक है। रूटीन रिपेयर हो वो हमेशा रेवेन्यू होगा, समझे, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए तो अब आपको IND-AS 16 IND-AS 38 रिसर्च वर्सेस डेवलपमेंट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यही तो फायदा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आइए अगले केस स्टडी की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। तो दोस्तों इस पार्टिकुलर केस स्टडी के माध्यम से क्योंकि सिर्फ कैपिटल या रेवेन्यू ही नहीं, कितना अमाउंट कैपिटलाइज होगा ये पूछा जाता है। केवल ये नहीं पूछा जाता है कि कैपेक्स है कि रेवेक्स है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बताओ कितना कैपिटलाइज होगा अमाउंट। चलिए आइए देखते हैं। सवाल है कंपनी का नाम क्या लिखा है इन्होंने, हॉरिजन हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, हॉरिजन हैवी इंडस्ट्री कंपनी का नाम है। तो कर क्या रही है कंपनी, तो न्यू ऑटोमेटेड असेंबली लाइन लगा रही है, लिखा है ना सिटिंग अप न्यू ऑटोमेटेड असेंबली लाइन। CFO को डिसाइड करना है कि एसेट की कॉस्ट में क्या क्या ऐड करना है, ठीक है ना। कुछ कॉस्ट लिखा है इन्होंने और क्या क्या एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है ये CFO को डिसाइड करना है। तो कीवर्ड ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एक कीवर्ड यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये सवाल है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले एक बार आइटम वाइज डिस्कशन कर लेता हूँ। पहला लिखा है परचेज प्राइस, इसमें लिखा है $2 लाख। इन्होंने मशीनरी के लिए पेमेंट की, मशीन खरीदा, पैसा दिया, एसेट मिला, है ना। चलिए उसके बाद उसमें एक और चीज लिखा है कि इसमें $15,000 जो था नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज में था। फिर डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन में इन्होंने $8,000 पेमेंट किया, इसमें शिपिंग में $8,000 पेमेंट किया और $12,000 जो है इंस्टॉलेशन में पेमेंट किया। फिर साइट प्रिपरेशन में इन्होंने $5,000 खर्चा किया, फैक्ट्री फ्लोर को रीइंफोर्स किया, राइट, सिर्फ इस मशीन के वेट के लिए, टू सपोर्ट द वेट ऑफ द न्यू लाइन। फिर स्टाफ ट्रेनिंग में इन्होंने $3,000 खर्चा किया, एम्प्लॉय को सॉफ्टवेयर चलाना सिखाया। फिर टेस्टिंग फेज में दोस्तों लास्ट करा है कि $2,000 खर्चा किया, रॉ मटेरियल और पावर यूज करके टेस्ट साइकिल चलाए, क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक की, ठीक है। तो यही कर रहा है। तो और फिर CFO को डिसाइड करना है कि री रूल अप्लाई करना है, डिसाइड करना है कि किसको एसेट के कॉस्ट में ऐड किया जाए। चलिए तो अब बहुत अच्छा सवाल है, पहले मैं आपको बेसिक रूल समझा देता हूं। यहां भी दोस्तों जो रूल लगेगा ना वो IND-AS 16 का रूल लगेगा। अब ये रूल क्या कहता है थोड़ा सुन लीजिए। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का कंसेप्ट है, ये रूल ये कहता है केवल वही कॉस्ट जो कि डायरेक्टली विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पे, विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, वही कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू ब्रिंगिंग द एसेट टू लोकेशन, टू ब्रिंगिंग द एसेट टू लोकेशन प्लस कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू ऑपरेट शुड बी कैपिटलाइज। केवल इसी को आपको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। मतलब केवल वही खर्चा जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू ऑपरेट शुड बी कैपिटलाइज। मतलब केवल वो खर्चा जो कि जरूरी हो एसेट को अपने लोकेशन तक लाने तक और प्लस अपने कंडीशन तक लाने तक, राइट, जो कि ऑपरेट के लिए जरूरी है उसको ही कैपिटलाइज करो। अब जरा आइटम वाइज बात कर लेते हैं। ये तो मैंने रूल आपको बताया। पहला आइटम देखिए, पहला आइटम क्या है, परचेज प्राइस। अब सुनिए, मशीन खरीदा जी, कितना में खरीदा, $2 लाख में खरीदा, पैसा दिया, एसेट मिला। अच्छा ये बताइए बिना मशीन खरीदे क्या प्रोडक्शन हो सकती है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो आपने मशीन नहीं खरीदा, मशीन को आपने परचेज नहीं किया, तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी जी। तो ये डायरेक्ट कैपिटल कॉस्ट। सुनिए रूल को अप्लाई कीजिए, ये क्या कहता है केवल वही
कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है, जो कि एसेट को लोकेशन तक लाने में रहता है और उसको ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। तो मशीन को बिना परचेज किए आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो परचेज है ये हमारा डायरेक्ट कैपिटल कॉस्ट है, डायरेक्ट कैपेक्स है, ठीक है, इसको तो इंक्लूड करना ही करना है। कौन सा इंक्लूड होगा कौन सा इंक्लूड नहीं होगा ये हमें डिसाइड करना है। अब आ जाइए सेकंड वाले केस में, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन। शिपिंग में $8,000 खर्चा किया, स्पेशलिस्ट इंजीनियर को $12,000 दिया। अब सोचिए मशीन फैक्ट्री तक नहीं आई, इंस्टॉल नहीं हुई, तो काम करेगा क्या? बोलिए तो। मशीन फैक्ट्री में आया ही नहीं, खाली खरीद के छोड़ दिया और इंस्टॉल भी नहीं किया, तो काम करेगा? नहीं काम करेगा। तो ब्रिंगिंग एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन, ये कीवर्ड याद रखिएगा। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वही होता है कि जो एसेट को लोकेशन पे ले आए और कंडीशन में ले आए, उसी को बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो ये तो होगा ही होगा। तो ये जो $2 लाख है, सुनिए ध्यान से, तो पहले ये जो देखिए 8,000 और 2,000 कितना, 8,000 और 12,000 कितना हो जाएगा? $20,000 नहीं हो जाएगा? इसको तो लेना ही पड़ेगा आपको, समझे? तो इसको भी लीजिए, ठीक है। तो ये जो 2 लाख इंक्लूडिंग ड्यूटीज भी आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, अब आता है दोस्तों साइट प्रिपरेशन। साइट प्रिपरेशन पे $5,000 का खर्चा हुआ। अब फैक्ट्री फ्लोर को रीइंफोर्स किया। क्यों रीइंफोर्स किया? ताकि जो वेट है इसको सपोर्ट करे। अब आप बताइए क्या बिना फ्लोर रीइंफोर्स किए मशीन लग सकती है? आपने फ्लोर को मान लीजिए रीइंफोर्स ही नहीं किया, तो डैम्पिंग वगैरह किया ही नहीं, तो क्या ये मशीन लग सकती है? तो आंसर है नहीं लग सकती। तो एसेट को ऑपरेशनल बनाने के लिए जरूरी है, तो ये तो कैपिटलाइज होगा ही होगा। कैपिटलाइज होने का मतलब कि आपको कैपिटल कॉस्ट में इसको लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज। तो अब तो ये जो हमारा तीसरा जो खर्चा आया है साइट प्रिपरेशन का, ये भी कैपिटलाइज होगा। अच्छा, स्टाफ ट्रेनिंग यानी कि $3,000। इंप्लॉय को सॉफ्टवेयर चलाना सिखाया। अब लॉजिक क्वेश्चन पूछिए अपने आप से कि ट्रेनिंग एसेट को बेटर बनाता है, एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयर को बेटर बनाता है? किसको बेटर बनाता है जी? आपने जो ट्रेनिंग दिया, ठीक है, ये एसेट को बेटर बना रहा है या एम्प्लॉय को बेटर बना रहा है? तो आंसर है दोस्तों ये, अरे भैया ये तो एम्प्लॉय को बेटर बना रहा है। तो ट्रेनिंग का जो खर्चा है ये ना ही एसेट को क्रिएट कर रहा है और ना ही एसेट को इंस्टॉल कर रहा है। दो ही चीज मैंने बोला ना, एसेट को लोकेशन पे लाना और कंडीशन में लाना, दोनों में से किसी को नहीं कर रहा है, तो इसको मत लीजिए। तो ये जो हमारा कर रहा है ना स्टाफ ट्रेनिंग, इसको मत लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको मत लीजिए। टेस्टिंग की बात कर ले, टेस्टिंग में हमने $2,000 खर्चा किया। अब रॉ मटेरियल और पावर यूज करके टेस्ट साइकिल चलाया, क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक की। अब बताइए क्या टेस्टिंग के बिना मशीन फाइनल प्रोडक्शन के लिए रेडी होता है? तो आंसर है नहीं होता। टेस्टिंग का मतलब है एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाना, तो ये भी कैपिटलाइज होगा। तो दोस्तों सोचिए कि क्या टेस्टिंग के बिना मशीन फाइनल प्रोडक्शन के लिए रेडी होती? नहीं होती। बिना टेस्टिंग का कैसे आप रेडी कर लेते? तो टेस्टिंग को भी लेना पड़ेगा। तो दोस्तों कैपिटलाइजेशन का ये कैलकुलेशन करते हैं, तो हमने क्या देखा, केवल इंक्लूड वाले आइटम को लेंगे। तो पहले इंक्लूड वाला आइटम ले लीजिए, परचेज प्राइस, तो $2 लाख ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें ये इंक्लूड ही है तो उसको अलग से लेना नहीं है। $20,000 ले लीजिए आपका डिलीवरी इंस्टॉलेशन का। साइट प्रिपरेशन का $5,000 ले लीजिए। उसके बाद स्टाफ ट्रेनिंग मत लीजिए, टेस्टिंग का $2,000 ले लीजिए, समझे। तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा $2,27,000, समझे। तो ये चीज है। तो ऑप्शन को जरा देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि $2,20,000, गलत है, ठीक है। ट्रेनिंग इंक्लूड कर दिया, ट्रेनिंग काहे का इसमें आएगा, कैपिटलाइज क्यों कीजिएगा। बी कह रहा है कि 2,27,000, यहाँ भी देखिए साइट प्रिपरेशन को मिस कर लिया है, साइट प्रिपरेशन लिखा ही नहीं है। फिर कह रहा है कि $2,30,000, हाँ ये परफेक्ट लग रहा है मुझे। और डी नंबर, तो सी नंबर करेक्ट है यहाँ पे। तो दोस्तों एग्जाम में प्लीज याद रखिएगा, यहाँ से हमने जो सीखा कि देखो परचेज और ड्यूटी कैपिटल होगा, फ्रेट और इंस्टॉलेशन कैपिटल होगा, समझ रहे हैं। तो कैपिटलाइज किसको किसको करना है वो हमने समझा कि देखो परचेज और ड्यूटी तुम्हारा कैपिटल होगा। क्यों? आप हमेशा दो सवाल पूछिए अपने आप से, एसेट बनाने का खर्चा कैपिटल, एसेट चलाने का खर्चा रेवेन्यू। एसेट बनाया आपने तो कैपिटल, एसेट चलाया आपने तो रेवेन्यू, समझे। तो परचेज प्राइस ड्यूटी कैपिटल, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन कैपिटल, क्योंकि इसके बिना एसेट बनेगा ही नहीं, एसेट कंडीशन में ही नहीं आएगा। साइट प्रिपरेशन कैपिटल, टेस्टिंग कैपिटल, स्टाफ ट्रेनिंग क्या होगा दोस्तों? स्टाफ ट्रेनिंग जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा? नहीं, ये कैपिटल नहीं होगा, समझे। तो प्लीज याद रखिएगा, एसेट बनाने का खर्चा कैपिटल, एसेट चलाने का खर्चा रेवेन्यू, बस ये लॉजिक को याद रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझे। चलिए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिएगा इसका। तो ये कैपिटल का सबसे डेंजरस पार्ट है, यह जानना कि क्या कैपिटल है इजी होता है, ठीक है, लेकिन क्या कैपिटल नहीं होता ये एग्जाम बनता है, एग्जाम क्वेश्चन बनता है।
तो देखिए कंपनी का नाम लिखा है इन्होंने ग्लोबल रिटेल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चला रही है, प्रोजेक्ट चला रही है, बहुत सारे खर्चे हुए इनके, लेकिन अकाउंटेंट को बोला है इनमें से कोई भी कॉस्ट बैलेंस शीट में ऐड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अकाउंटेंट नीड टू इंश्योर दैट नन ऑफ दिस कॉस्ट आर कैपिटलाइज, मतलब बैलेंस शीट में मत ऐड करो, ठीक है। तो ये पहले कर दिया, यानी कि सब के सब रेवेन्यू होने चाहिए, है ना जी। ये ना मतलब हुआ कि आप यदि कैपिटलाइज नहीं कीजिएगा तो रेवेन्यू ही तो होगा। तो देख चलिए, तो सवाल पहला क्या खर्चा दिया हुआ है, मेंटेनेंस दिया हुआ है। मेंटेनेंस कितना में खर्च किया, $15,000 खर्च किया। तो देखिए डिलीवरी ट्रक के लिए ऑयल, लुब्रिकेंट चेंजेस, लुब्रिकेंट को चेंज करना, माइनर रिप्लेसमेंट, ठीक है, स्मॉल स्पार्क प्लग, ठीक है। तो ये सब मेंटेनेंस खर्चा हुआ। फिर क्या हुआ कि उसके बाद आता है ग्रैंड लॉन्च। ग्रैंड लॉन्च मतलब कि $50,000 इन्होंने खर्च किया ग्रैंड लॉन्च पे। कब, किस चीज के लिए, न्यू रिटेल आउटलेट इन द न्यू सिटी, ग्रैंड ओपनिंग इवेंट, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, रिलोकेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चरिंग लिखा है, तो उसके लिए इन्होंने दोस्तों $30,000 खर्चा किया। ऑफिस को सर्वर से सिटी सेंटर शिफ्ट किया। फिर उन्होंने ब्रांड बिल्डिंग और गुडविल एड में $10,000 खर्चा किया। न्यू प्रोडक्ट लाइन के लिए गुडविल और ब्रांड इमेज बिल्ड किया। फिर स्टाफ ट्रेनिंग में इन्होंने 5,000 खर्चा किया। चलिए, तो सवाल ये कर रहा है कि आपको रूल है कॉस्ट नॉट क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन सा करेक्ट ट्रीटमेंट है एक्सपेंडिचर। तो ए कर रहा है कि नहीं मेंटेनेंस रेवेन्यू है बाकी कैपिटलाइज करो। बी कर रहा है कि नहीं ग्रैंड लॉन्च और रिलोकेशन कैपिटलाइज करो, स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस करो। जितने भी पांचों हैं सबको रेवेन्यू मान लो, केवल स्टाफ ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस रेवेन्यू होगा, नया ओपनिंग फैसिलिटी कॉस्ट हमेशा कैपिटल होगा। आइए समझते हैं क्या इसमें लॉजिक है, पहले समझते हैं। पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ। इसमें एक लाइन याद रखिएगा, कि एक लाइन लिख लो, याद रख लीजिए प्लीज, इसको नोट कर लीजिए कि जो खर्चा बिजनेस को रन करता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कि जो खर्चा बिजनेस को रन करता है वो या रन करे, या बिजनेस को इंप्रूव करे, या बिजनेस को प्रमोट करे, वो कैपिटल नहीं होता। जो खर्चा बिजनेस को रन करे, इंप्रूव करे, प्रमोट करे, वो कैपिटल नहीं होता। कैपिटल सिर्फ तब होता है जब एसेट क्रिएट हो, जब एसेट की कॉस्ट डायरेक्टली इंक्रीज हो, समझे। जब भी आपका एसेट क्रिएट हो रहा है, समझे, ये याद रखिएगा, या जब भी आपकी एसेट की कॉस्ट बढ़ रही हो तभी उस खर्चे को हम लोग कैपिटल मानेंगे, समझे। चलिए अब आ जाइए इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं इन 5 केस में। पहले केस को देखिए, पहला केस क्या है हमारा, देखिए यही सब कंसेप्ट बुक में कहीं इतना आसान भाषा में नहीं लिखा होता है, वो तो लिख दिया अपने हिसाब से, लेकिन आपको ना पहचानना है जी कैपेक्स है या रेवेन्यू है। चलिए पहला देखिए मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में कितना खर्चा गया, $15,000। डिलीवरी ट्रक के लिए ऑयल, लुब्रिकेटिंग, स्मॉल स्मार्ट प्लग, रेगुलर सर्विसिंग। अब आप यस या नो का जवाब दीजिएगा। इससे ट्रक नया बन गया क्या, मैंने बोला ना इससे ट्रक क्या नया बन गया, न्यू ट्रक बन गया क्या, नहीं ना जी, नहीं ना बना, ठीक है। सिर्फ चलती कंडीशन में रहा, यस, तो सीधा रेवेन्यू डाल दीजिए, रेवेक्स कर दीजिए। डे टू डे सर्विसिंग हमेशा रेवेक्स होगा, तो ये जो पहला ऑप्शन कर रहा है मेंटेनेंस वाला, ये रेवेक्स है। चलिए मार्केट एक्सपेंशन, अब देखिए इससे पहले ग्रैंड लॉन्च हुआ, ग्रैंड लॉन्च हुआ $50,000 का, न्यू सिटी में नया रिटेल आउटलेट बना। इवेंट के बाद कोई फिजिकल एसेट बैलेंस शीट में दिखेगा, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यू सिटी में नया रिटेल आउटलेट बना, ग्रैंड ओपनिंग हुआ, इवेंट मान लीजिए आपने कर लिया, तो क्या कोई फिजिकल एसेट बैलेंस शीट में दिखेगा, तो इसका आंसर है नहीं दिखेगा। तो एग्जाम का रूल है कि देखो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और एक्सपेंडिंग टू अ न्यू लोकेशन, ये कभी भी कैपेक्स नहीं होगा। दिस इज नॉट अ कैपेक्स, दिस इज अ रेवेक्स, ठीक है। तो मतलब जो नया फैसिलिटी आपने ओपन किया या नए लोकेशन में एक्सपेंड किया, तो इसको भी कभी भी कैपेक्स मत मानिए, क्योंकि इवेंट के बाद कोई फिजिकल एसेट बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। फिर आता है रिलोकेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, यानी रिस्ट्रक्चरिंग। ऑफिस को क्या किया, सबर्ब से सिटी सेंटर शिफ्ट किया, एडमिन लेआउट को रीऑर्गेनाइज किए, ठीक है। आप सब बताइए क्या इससे कोई मशीन या बिल्डिंग का कॉस्ट बढ़ा, नहीं ना बढ़ा जी। ये जो आपने रिलोकेट किया, ना मशीन का कॉस्ट बढ़ा ना बिल्डिंग का कॉस्ट बढ़ा, तो रिलोकेशन से कोई एसेट तो क्रिएट हुआ नहीं, केवल ऑपरेटिंग डिसीजन है, तो ये भी हमारा रेवेक्स हो जाएगा। ब्रांड बिल्डिंग, अब देखिए नया प्रोडक्ट लाइन के लिए गुडविल और ब्रांड इमेज बिल्ड करना, क्या इंटरनली जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। तो दोस्तों याद रखिएगा इंटरनली जनरेटेड ब्रांड या गुडविल कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता, तो ये भी जो है रेवेक्स होता है। फिर आता है दोस्तों स्टाफ ट्रेनिंग। स्टाफ ट्रेनिंग में आपने $5,000 खर्चा किया, एम्प्लॉय को नया इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर सिखाया, तो ट्रेनिंग एसेट को सिखाता है या एम्प्लॉय को सिखाता है, एम्प्लॉय को सिखाता है। तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट हमेशा क्या होता है दोस्तों, हमेशा ये रेवेक्स होता है। अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था। तो दोस्तों ऑप्शन वाइज देखते हैं।
ऑप्शन ए कह रहा है कि नहीं, देखो केवल मशीन जो है वो मेंटेनेंस ही रेवेन्यू है, ऑर्डर को कैपिटलाइज किया जाए क्योंकि वो ग्रोथ से रिलेटेड है। तो ग्रोथ का मतलब कैपिटल नहीं होता, पहली बात, ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी कह रहा है कि देखो ग्रैंड लॉन्च और रिलोकेशन को कैपिटलाइज करो लेकिन स्टाफ ट्रेनिंग को एक्सपेंस करो, तो बी भी गलत है। रिलोकेशन और लॉन्च कैपिटल नहीं होता, ये गलत एजम्पशन है। बी कह रहा है कि पांचों को जो है ना रेवेन्यू ले लो, नहीं, ये देखिए पांचों को रेवेन्यू, एग्जैक्टली ये सही है, ये पांचों के पांचों खर्चे जो हैं ये रेवेन्यू में है। और डी कह रहा है कि नहीं स्टाफ और मेंटेनेंस को रेवेन्यू होगा, ये गलत है। तो दोस्तों एग्जाम के लिए ये पांच चीजें कभी भी कैपिटल मत बनाइएगा, मेंटेनेंस, मार्केट एक्सपेंशन, एडवर्टाइजिंग और ब्रांड, ओपनिंग सेरेमनी, रिलोकेशन और रीऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ ट्रेनिंग। कहीं कोई एसेट नहीं क्रिएट होगा तो कोई कैपिटलाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताया हूं। यदि कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है तो उसको प्लीज कैपिटलाइज मत कीजिए, और यही इस क्वेश्चन का मूल मंत्र है जो कि आपको यहाँ समझाया जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्रिएटिव स्टूडियो वर्क। क्या कर रहा है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इस पे सवाल है। अभी तक हमने कैसे, कौन कैपेक्स है कौन रेवेक्स है, इसका क्या बेसिक रूल है ये हमने देखा। आईएनडीएस 16 क्या कहता है, आईएनडीएस 38 क्या कहता है। अब दोस्तों अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा वो जरा देखेंगे। तो अब बात करेंगे कि बेसिकली क्रिएटिव स्टूडियो वर्क ने बिल्ड आईटी 3D सॉफ्टवेयर, क्या कर रहा है, ये एक स्टूडियो वर्क है। इन्होंने बिल्ड आईटी 3D सॉफ्टवेयर 2500 का परमानेंट लाइसेंस खरीदा और पेमेंट चेक से की, ठीक है। तो 3D मॉडलिंग को सपोर्ट करने के लिए अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि $2500 का परमानेंट लाइसेंस खरीदा और पेमेंट इन्होंने चेक से किया, पेमेंट इमीडिएटली चेक से किया। Build purchased a permanent license for Build IT 3D software for $2500 and payment was made by check। चलिए अब उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों, हार्डवेयर इन्होंने खरीदा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे एक और खर्चा है कि इन्होंने परचेज 5 हाई एंड वर्क स्टेशन फॉर $5000 विच इज पेड वाया द बैंक ट्रांसफर। अब आपको बताना है कि करेक्ट जनरल एंट्री क्या होगा। दो चीज हो रहा है यहाँ पे, एक तो बिल्ड आईटी सॉफ्टवेयर खरीद रहा है 25,000 के लिए, उसका करेक्ट एंट्री बताना है। तो हार्डवेयर वाला हम लोग बाद में देखेंगे। आइए पहले फर्स्ट केस को देखते हैं, एक एक करके कंसेप्ट क्लियर करते हैं। इन्होंने बिल्ड आईटी 3D सॉफ्टवेयर 2500 के परमानेंट लाइसेंस खरीदा, पेमेंट इन्होंने चेक से की। अब आप ये बताइए दोस्तों, एक सवाल आपसे हम पूछते हैं कि ये बताइए चैट में कि सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर ये एसेट होता है या एक्सपेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए एसेट है, ऑप्शन नंबर बी एक्सपेंस है। ए और बी में टाइप कीजिए तो क्या है जी, एसेट है या एक्सपेंस है। देखिए समझने के लिए एक सिंपल सा बात याद रखिएगा कि जो चीजें सालों तक यूज हो, जो चीजें सालों तक यूज हो उसको तो एसेट मान लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर बिल्डिंग हो गया, एग्जांपल के तौर पर आपका कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, लाइसेंस हो गए, समझे। तो जो चीजें सालों तक यूज होता है तो उसको तो आप एसेट मान के चलिए, राइट। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो परमानेंट लाइसेंस है, मतलब 1 महीने के लिए नहीं, कंपनी फ्यूचर में भी यूज करेगी। तो ये कैसा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंस है नहीं, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंस है, समझे। क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो फायदा होगा ये कई सालों तक होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, रूल बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन घूमता है कि देखो जब एसेट आया, ठीक है, एसेट आया तो आप क्या कीजिए, एसेट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और जब कैश गया या बैंक गया तो कैश या बैंक को क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, समझिए। तो रूल क्लियर है, बोलिए तो। अब देखिए जरा स्टेप बाय स्टेप एंट्री करते हैं। कौन सा अकाउंट है, सबसे पहले सोचिए कंपनी के पास नया क्या आया, समझ रहे। पहले हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं, इन्होंने बिल्ड आईटी सॉफ्टवेयर खरीदा, परमानेंट लाइसेंस लिया, तो कंपनी के पास नया क्या आया, सोचिए सॉफ्टवेयर आया या पैसा आया। तो आंसर है सॉफ्टवेयर आया, है ना, सॉफ्टवेयर आया। चलिए अब दूसरा सवाल है डेबिट करें या क्रेडिट करें। तो एसेट आया है तो रूल क्या कहता है, एसेट आने पर डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, लिखिए तो चैट बॉक्स में। एसेट आया तो क्या करना है, डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। तो दोस्तों डेबिट करना है, ये रूल है। तो दोस्तों इसका इसका डेबिट क्या हो जाएगा, एसेट यानी कि सॉफ्टवेयर, ऐसे बोलिए, एसेट बोलिए या सॉफ्टवेयर बोलिए, इसको आप क्या कर लेंगे, डेबिट कर देंगे। इसको आप डेबिट कर लेंगे कितने से, डेबिट एसेट और सॉफ्टवेयर अकाउंट बाय 2500 रुपीज, ठीक है। अब दूसरा सवाल है कि पेमेंट कहां से आया, पेमेंट चेक से हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए पेमेंट जो इन्होंने किया है चेक से किया है, ठीक है।
तो पेमेंट चेक से किया है तो चेक का मतलब बैंक से पैसा गया होगा, ठीक है। तो चेक कैश अकाउंट है या बैंक अकाउंट है, तो सही जवाब है बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 2500 से, समझ रहे हैं। तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 2500 से क्रेडिट हो जाएगा। तो फाइनल करेक्ट एंट्री ये होगी कि डेबिट एसेट अकाउंट 2500 एंड क्रेडिट बैंक अकाउंट 2500, ये हमारा करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री होगा। कॉमन मिस्टेक बहुत लोग यहाँ गलती क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तब होता है जब सॉफ्टवेयर टेम्पोररी या सब्सक्रिप्शन बेसिस पे हो, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया इन्होंने परमानेंट बेसिस पे लिया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट मत कीजिएगा। यदि रेवेक्स में जाता ना जी, यदि ये जो खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते। अगर मान लीजिए 1 साल का सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन होता तो एसेट होता या एक्सपेंस होता, तो वो एक्सपेंस होता, समझे। अब जरा ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डेबिट बैंक अकाउंट, काहे का बैंक अकाउंट डेबिट होगा, मतलब पैसा आ रहा है। डेबिट बैंक होगा मतलब ये नहीं हुआ कि पैसा आ रहा है, नहीं, क्योंकि बैंक अकाउंट आपका रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। बी कह रहा है कि डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएल अकाउंट में जाता ही नहीं है, तो काहे का प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। सी कह रहा है कि डेबिट एसेट अकाउंट क्रेडिट बैंक अकाउंट, एग्जैक्टली सी नंबर करेक्ट है। डी कह रहा है कि सॉफ्टवेयर एक्सपेंस परमानेंट लाइसेंस एक्सपेंस नहीं होता। तो एग्जाम के लिए एक लाइन याद रखिएगा कि देखिए सॉफ्टवेयर भी दो तरह का होता है। परमानेंट यदि सॉफ्टवेयर लिखा है, ठीक है ना, तो उसको तो एसेट मान लीजिए, और यदि सब्सक्रिप्शन वाला है 1 साल में खत्म हो जाएगा तो उसको एक्सपेंस मान लीजिए। तो वहां पे ये वाला एंट्री सही होता, समझे। बोलिए समझ में आया दोस्तों। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक्चुअली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते कैसे हैं, वो उस पे बेसिस पे एक क्वेश्चन है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जेनिथ इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। ये इस कंसेप्ट में 90% स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं। जेनिथ इलेक्ट्रॉनिक ने दो काम किया। पहला काम क्या किया इन्होंने, इन्होंने इक्विटी शेयर इशू किए और इन्होंने एक पुराने डिलीवरी वैन को बेच दिया, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने एक इक्विटी शेयर, पहले मैं पूछता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन जनरल एंट्री का है या ट्रीटमेंट का है, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए। कितना शेयर इशू किया इन्होंने, 10,000 नए नए इक्विटी शेयर इशू किया, ठीक है, 10 रुपया पे एट $10 ईच। 10 रुपया नहीं, $10 लिखा है। तो टोटल कितना हो गया जी, $1,00,000 हो गया इनको आया बैंक में, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा क्या किया इन्होंने, कि इन्होंने कंपनी ने अपना ओल्ड डिलीवरी वैन को बेचा जो कि यूज में नहीं था। उसका बुक वैल्यू था $8,000, लेकिन उन्होंने $10,000 पे बेच दिया इसको, ठीक है। तो अब सवाल है कि ये जो $1,00,000 आया शेयर इशू से और जो वैन का जो उसको ट्रीट कैसे किया जाए। तो ऑप्शन नहीं कह रहा है कि नहीं दोनों अमाउंट को ना प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दो। बी कह रहा है कि दोनों अमाउंट कैपिटल एक्स रिसीट है, यहाँ देखिए रिसीट की बात हो रही है। हाउएवर ओनली द $2,000 प्रॉफिट फ्रॉम द वैन सेल शुड बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी तक हमने एक्सपेंस की बात की थी, रिसीट की बात हो रही है। फिर कह रहा है कि जो शेयर इशू किया वो रेवेन्यू रिसीट है, जबकि वैन सेल किया वो कैपिटल रिसीट है। और डी कह रहा है कि इंटायर 1,10,000 को लायबिलिटी के रूप में दिखा दो बैलेंस शीट में। चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट को। बताइए कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, राइट। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए $10 पे, तो कंपनी को कितना मिला, $1,00,000 मिला, बैंक में आया। अब ये पैसा कंपनी को बिजनेस चलाने से आया या ऑनर से आया, मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं। ये जो पैसा आया ये कंपनी को बिजनेस चलाने से आया या ये पैसा बिजनेस को ऑनर से आया। दोस्तों सही जवाब है ऑनर से आया। ऑनर से पैसा जब भी आता है तो उसको हम लोग कैपेक्स बोलते हैं, सॉरी कैपिटल रिसीट बोलते हैं, कैपेक्स नहीं कैपिटल रिसीट बोलते हैं। इसीलिए शेयर इशू का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसीट है ना। तो शेयर इशू रेवेन्यू इनकम होता है नहीं। शेयर इशू जब भी होगा क्योंकि ऑनर से पैसा आ रहा है तो वो हमेशा कैपिटल रिसीट होगा, समझे। कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे कैश तो आ रहा है तो इनकम होगा, लेकिन एग्जाम ये पूछता है कि कैश क्यों आ रहा है, समझ रहे हैं। कैश क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑनर ने दिया, शेयर इशू किया गया, तो ये कैपिटल होगा। अब देखिए इन्होंने दूसरा केस आ रहा है कि इन्होंने ओल्ड वैन को बेचा। अब देखिए बुक वैल्यू था $8,000, लेकिन उन्होंने बेचा $10,000 में। तो सिंपल सा मैथ है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ जी, सिंपल सी बात है प्रॉफिट हुआ। यदि बुक वैल्यू पे बेचते तो 8,000 बेचना पड़ता, ज्यादा पे बेच दिया, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, तो $2,000 का इनको प्रॉफिट हो गया। अब ये क्या, ये पूरा, अब यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। प्यारा सा कंसेप्ट यही है कि देखिए दोस्तों कि जब भी आप फिक्स एसेट को सेल करते हैं
जब भी आप फिक्स एसेट को सेल करते हैं तो कैपिटल रिसीट होता है वो। लेकिन जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है सेल पे, ठीक है, वो लेकिन रेवेन्यू आइटम है। वो कैसा आइटम है? रेवेन्यू आइटम है। क्या पूरा $10,000, $10,000, क्या पूरा $10,000 पीएलएन में जाएगा? यस या नो लिखे, नहीं जाएगा। तो दोस्तों $10,000 कैश तो बैलेंस शीट मूवमेंट है, लेकिन एक्चुअल अर्निंग तो मात्र 2,000 है ना। तो फाइनल अकाउंट में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। फाइनल अकाउंट में जो $1,00,000 आया है, $1,00,000 जो आया है, वो जो शेयर इशू से आया है, वो तो कैपिटल में जाएगा, कैपिटल रिसीट में जाएगा, यानी बैलेंस शीट में जाएगा, प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा। उसके बाद जो $10,000 आया वैन को बेचने पे, वो भी कैपिटल में जाएगा, एसेट रिमूव हुआ है ना। और $2,000 जो है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों अब आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है? की कर रहा है कि दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यही कर रहा है ना, कि दोनों जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बोथ अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो शेयर इशू कब से इनकम होने लगा? गलत है। बोथ अमाउंट आर कैपिटल रिसीट। बी कर रहा है कि दोनों अमाउंट कैपिटल रिसीट है, सिर्फ प्रॉफिट पीएल एंड, यस एग्जैक्टली यही तो सही जवाब है। शेयर इशू रेवेन्यू रिसीट, ये कर रहा है सी, ये गलत है। और डी कर रहा है कि इंटायर 1,10,000 का जो लायबिलिटी, नहीं नहीं नहीं, वैन सेल का पैसा लायबिलिटी नहीं होगा। तो याद रखिएगा, कैपिटल एसेट बेचने पर सिर्फ प्रॉफिट या लॉस पीएलएन में जाता है। ठीक है, एसेट जब भी बेचिएगा तो कैपिटल होगा, और प्रॉफिट या लॉस कहाँ जाएगा? पीएलएन में जाएगा। चलिए अब दोस्तों लास्ट सवाल देख लेते हैं आज के सेशन का। यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, कि आप देख सकते हैं कि इमेजिन कीजिए कि एक कैफे है, कैफे का नाम है कॉफी हब। क्या नाम है? कॉफी हब। एक पॉपुलर कैफे है। अक्टूबर महीने में 3 जगह से पैसा आया, ठीक है। तो एक देखिए इनका एक सेल्स रेवेन्यू है, कितना कस्टमर को बेचा इन्होंने, तो $25,000 रिसीव किया। फिर उसको इनका इंटरेस्ट इनकम है $200, ठीक है। बैंक ने सेविंग अकाउंट पे 200 रुपया का इंटरेस्ट दिया, और गवर्नमेंट का ग्रांट है, $50,000 ग्रांट के रूप में रिसीव हुआ, ठीक है। सबसे डेंजरस पार्ट है ये ग्रांट वाला, ठीक है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। सवाल ये कर रहा है कि कौन सा इसमें से करेक्ट क्लासिफिकेशन है रिसीट का। आइए एक एक करके देखते हैं। वही पूछेगा कौन सा कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है। हमने एक्सपेंडिचर को डिटेल में देखा, अब जरा रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले रिसीट का, जो कि सेल्स फ्रॉम कस्टमर है। सेल्स फ्रॉम कस्टमर कितना है जी? $25,000। कस्टमर आए, कॉफी पी, स्नैक्स खाए, और $25,000 जो है कैश दिया। ये बताइए ये कैफे का नॉर्मल डेली काम है या स्पेसिफिक इवेंट है? ये जो इवेंट है ये नॉर्मल डेली काम है या स्पेसिफिक इवेंट है? ए लिख दीजिए यदि आपको लगता है डेली लग रहा है, और बी लिख दीजिए यदि आपको लगता है स्पेशल है। तो दोस्तों ये तो डेली वाला है ना। तो डेली बिजनेस से जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है? वो जाता है हमारा रेवेन्यू रिसीट में। आता है वो रेवेन्यू रिसीट में जाता है, और ये सीधा का सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। तो सेल्स रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि इनको डेली का खर्च है, डेली का ये पैसा आ रहा है, तो ये रेवेन्यू रिसीट में जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम जो $200 आया है, बैंक ने सेविंग अकाउंट पे $200 इंटरेस्ट दिया। अब कॉफी बेचना इंटरेस्ट से रिलेटेड है? नहीं, इंटरेस्ट तो डेली बिजनेस नहीं है, लेकिन रेगुलर इनकम है, और इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, तो इंटरेस्ट मिलते ही वापस करना पड़ता है, ये भी नहीं करना पड़ता। इसीलिए इंटरेस्ट इनकम भी जो है वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू इनकम होगा, और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो रेवेन्यू कैसे हो गया। रूल यही कहता है कि इंटरेस्ट रेवेन्यू है जब तक स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड ना हो। इंटरेस्ट डेली बिजनेस नहीं है, लेकिन रेगुलर इनकम है, इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो प्लीज याद रखिएगा इंटरेस्ट को रेवेन्यू में ही लीजिएगा जब तक कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। अब तीसरा केस बहुत ही डेंजरस है। गवर्नमेंट ने $50,000 का ग्रांट दिया, लेकिन एक कंडीशन के साथ ग्रांट दिया कि तुमको देखो कि इसको कंडीशन, क्या कंडीशन थी? एक्सक्लूसिवली फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू इको फ्रेंडली वेयर हाउस, मतलब डेली एक्सपेंस करना है नहीं, न्यू इको फ्रेंडली वेयर हाउस बनाना है। तो जब पैसा सिर्फ कैपिटल एसेट बनाने के लिए मिले, तो वो पैसा बिजनेस की डेली कमाई नहीं होती, इस पैसे को फ्रीली कहीं भी यूज नहीं कर सकते, राइट। तो कंडीशन लगा दिया, लॉन्ग टर्म एसेट है, तो ये हमारा कैपिटल रिसीट हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्स रेवेन्यू रेवेन्यू रिसीट